कामानां समर्दयते सर्वान् कामानां समर्दये स्वाहात्मिशुकृते धन्यवाद। ओम स्वाहा इदं प्रजापते धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं न आसुव स्वाहा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवा यह विषा विधेम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम ओम मृत्युरीशे द्विपदा मृत्युरीशे द्विपदे मृत्युरीशे चतुष्पदाम। यह ब्रह्म संदेश है। दो पाए हैं पक्षी, दो पाए हैं मानव। क्या भूविहारी मानव, क्या गगन विहारी पक्षी, सब पर मृत्यु का समान शासन है। मृत्यु की मार से वही बच सकता है जो परमात्मा की उपस्थ गोद में समाहित रहता है। जो भौतिक माया में निरत रहता है उस पर केवल मृत्यु का वशीकार है। जो मानव योग युक्त अथवा ब्रह्म समाहित रहते हुए कर्तव्य करते हैं वे मानव ही मानव हैं और वे योगी हैं। दो ही कोटियां हैं मानवों की। मानव की दो ही कोटियां हैं, योगी और भोगी। भोगियों पर ही मृत्यु का शासन है, योगियों पर नहीं। जो आत्मा स्वेच्छा से समाधि की अवस्था में ब्रह्म रत्न से निकलकर शरीर का त्याग करती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है वह पुनर्जन्म का भागी नहीं होती, वह मोक्ष की भागी होती है। ओम निचक्षसो अनिमिषन्तु अरणा वृद्देवासो अमृतत्व ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो वशर्माणं वसते स्वस्थये। यश गूंजे द्युलोक में सदा शक्ति कल्याण करे। यश गूंजे द्युलोक में सदा शक्ति कल्याण करे। अमृत को पाते सदा वे पूजनीय महान रहे। जान लूं मैं उस प्रभु को सूर्य का जो रूप है बड़ों से भी बड़ा और ज्ञान जिसकी धूप है। जानकर उसको दुखों से पार होना है मुझे और कोई राह न दिखे जिससे जाना है मुझे। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम। सविता माता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण धाता ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की संस्थापक सदस्य
एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोवा की पूर्व महामहिम राज्यपाल आदरणीय दीदी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। वे एक महान लेखिका और एक महामानव भी थी। भारतीय संस्कृति और भारतीयता ही उनका जीवन था। साहित्य के पन्नों पर उनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा व स्मरण किया जाएगा। उस महान आत्मा के चरणों में मेरी सादर श्रद्धांजलि। ओम। सभा में उपस्थित सभी विद्युत जनों को, सभी बड़े गुरु आचार्यों को और मेरे सहयोगियों को, सबको नमस्ते। और उस दीदी को, मृदुला दीदी को शत शत नमन। अब स्मिता गुप्ता जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शांति यश के द्वारा आज श्रद्धांजलि सभा में के प्रारंभ में आपने अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे भाई प्रभात कुमार जी, कृपया अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्रभात जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और प्रभात जी प्रभात प्रकाशन के संचालक हैं, तो साथ ही साथ देश के वरिष्ठ प्रकाशन संस्था का नाम होता है और साहित्यकार, साहित्य प्रेमी है। साथ ही मृदुला सिन्हा जी के साथ बुआ और भतीजे के संबंध के रूप में आप निर्वाह करते रहे हैं, आगे भी परिवार से निर्वाह करते रहेंगे। मैं श्रीमान प्रभात कुमार जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि वो ऑन वे है, कभी भी उनका इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो सकता है। मैं प्रभात कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि मृदुला जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी है कि उनको हम कभी भी फोन ना कर दें। कभी रात को 10 बजे भी फोन कर लेता था मैं उनको, या वो कर लेती थी सुबह 8 बजे फोन। तो कोई औपचारिकता हमारे बीच में नहीं थी। उसलिए नहीं थी कि उनको पता था कि वो जिन मूल्यों की स्थापना का काम वो कर रही हैं, उसको संरक्षण में थोड़ा बहुत काम प्रभात प्रकाशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। उनकी जो बचे हुए काम है वो हम उनके बताए मार्ग पर चलें। साहित्य परिषद की स्थापना जिन मूल्यों के लिए की, उसको और प्रखरता के साथ जो कर पाए, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बिना किसी भूमिका के, किंतु जिस प्रकार से दीदी के साथ हम सबका आत्मीयतापूर्ण हमारा व्यवहार रहता था, रक्षाबंधन पर भैया दूज पर खुद ही दीदी का फोन आता था और वो अपनी भोजपुरी में कुछ पंक्तियां गुनगुनाती थी, तो भैया कलाई आगे करो, ये मान लो कि मैं आपको में राखी बांधू। और ये आत्मीयता हमें उस सूत्र में बांधे रखती है। बेशक दीदी की आत्मा जहां भी हो, लेकिन ये सुनिश्चित है उनके परिवार से हमारा ये संबंध जीवन पर्यंत चलता रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं 5 मिनट के लिए श्री तिलक चांदा जी, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के हमारे आधार स्तंभ हैं। मैं तिलक चांदा जी से आग्रह करता हूँ वे अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तिलक चांदा मंगल सृष्टि जो है उसके आप माननीय सचिव महोदय। सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की जो सभा है वो हम सब परिचित हैं कि आदरणीय मृदुला सिन्हा जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का
आयोजन हुआ है, मुझको भी कुछ शब्द उनको श्रद्धांजलि सुमन के रूप में अर्पित करने का जो सौभाग्य आज मिला, मैं उसके लिए आप सभी महानुभावों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि अभी प्रभात जी ने बताया, उनका जीवन परिचय दिया, उनकी विशेषताएं हम सब लोगों के सामने रखी, उनका बहुत बड़ा मृदुला जी के साथ रहना हुआ और हमने उन सब विशेषताओं को सुना। मृदुला जी नाम से ही मृदुला जी नहीं थे, उनके संस्कार, उनका लोगों से व्यवहार सच्चे शब्दों में मृदुल था और शायद ईश्वर ने तभी उनका नाम मृदुला जी रखा। उनके परिचय में ये बताया गया कि वो गोवा की गवर्नर थी और वो एक बहुत बड़ी साहित्यकार थी। साहित्यकारों का राजनीति में होना राजनीति को किस तरह से मर्यादित कर देता है, किस तरह से सुसंस्कृत कर देता है, किस तरह से एनरिच कर देता है, अगर हमको एक उदाहरण अपने इस जीवन काल में देखना हो तो उसका निश्चित रूप से जो उदाहरण है वो मृदुला जी थी। मैंने उनको बहुत बार सुना, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य था कि कभी मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया। भाई परवीन जी पिछले कुछ महीनों से लगातार मुझसे ये आग्रह कर रहे थे कि हम मृदुला जी से मिलने चलेंगे, परंतु दुर्भाग्यवश इससे पहले कि मुझे उस आनंद की, मुझे उस मार्गदर्शन की प्राप्ति होती, मृदुला जी अकस्मात संसार को छोड़कर चली गई। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से, अपनी ओर से उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उनकी सदगति के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं और उनको अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद तिलक जी। मैं अब अपने इंद्र साहित्य भारती दिल्ली के ऊर्जावान महामंत्री श्री मनोज शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह आदरणीय दीदी के लिए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। श्री मनोज शर्मा। श्रीमती मृदुला सिन्हा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सभी के लिए, साहित्यकारों के लिए बड़ा ही एक दुखद समय है कि वो हमारे बीच नहीं रही। वो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की संस्थापक सदस्य भी थी। श्रीमती मृदुला सिन्हा जी एक ज्वेल्स कहते हैं, एक हीरा उसको कहते हैं। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में 1942 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अनेक दायित्वों पर, स्कूल में टीचर भी रही और महिला मोर्चा राष्ट्रीय वो अध्यक्ष रही। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो पहली महिला गवर्नर बनी गोवा की और अपना कार्य पूरा किया 5 साल। ये हमारे लिए, साहित्यकारों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय कि एक साहित्यकारों के बीच में से व्यक्ति उठकर अपने राजनीतिक जीवन भी पूरा करता है और एक प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी इसको मिली है। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया हमारे, और जब भी मिलती थी बड़े ही प्यार से मिलती थी, बिल्कुल
मात्र दुलार के साथ मिलती थी। हर साहित्यकार का परिचय उनसे निजी होता था और वो खासकर उन्होंने अपने समय में जयप्रकाश नारायण जी के समग्र क्रांति में ही भाग लिया। अभी अभी बताया प्रभात जी ने, हमने भी सुना था कि अब आप या तो फूलों की जगह पुस्तकें दें या फलों की टोकरियां दें जिससे वो काम में आए। ऐसी वो एक अपना नया तरीका बता के गई थी हमें। वो अक्सर जो भी लिखती थी ग्रामीण परिवेश में लिखती थी और बिल्कुल नजदीक का लिखती थी, और वो अक्सर अपनी भाषा में गीत लोकोक्तियां ये भी सुनाया करती थी। जब भी हमने उनका भाषण सुना, उनका जब भी हमने उनका बौद्धिक सुना, उनकी जो पुस्तकें रही, लेखनी दाम्पत्य की धूप, छां, सीता पुनी बोली, अहिल्या और जो मेहंदी के रंग, अतिशेवा, अनेक पुस्तकों की रचयिता थी वो। हमारे लिए उनका जो एक कमी जो रह गई है हमारे साहित्य की कमी पूरा करना बहुत ही अत्यंत मुश्किल रहेगा। तो मैं परमात्मा से सिर्फ प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में जगह दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं चाहूंगा, आज हमारे साथ मृदुला जी के हमारे परिवार के अग्रज सुपुत्र नवीन सिन्हा जी हमारे साथ भी है। मैं नवीन सिन्हा जी बड़े भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नवीन सिन्हा जी, आदरणीय दीदी, अपनी माता जी के बारे में किस प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारी प्रेरणादायी एक ऐसा हो सकते निधि हो सकते हैं, आप हमारे साथ साझा करें। हमारे लिए ये आपका जो वर्णन होगा बड़ा ही श्रुति साहित्य के रूप में होगा जिसको हम सजोएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ नवीन जी, आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय नवीन सिंह। नमस्कार आप सब लोगों को। आपने इस सभा का आयोजन किया है। प्रवीण जी, आप जिस दिन माता जी का अंतिम दर्शन के लिए लोग आए थे, उस दिन से ही आप कह रहे थे कि सभा को जल्दी से जल्दी आयोजित करना है, और मैं समझ सकता हूं कि सब लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अपने भाव व्यक्त करने के लिए बहुत चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने भाव व्यक्त कर पाए, क्योंकि वो भी अपने भाव व्यक्त करने में रुकती नहीं थी। तुरंत किसी को भी फोन मिला देना और तुरंत उससे बात कर लेना, अपनी बात कह देना, ये उनके स्वभाव का, और कहीं भी दूरी नहीं थी। एक राजनीतिक परिवार था, एक साहित्यिक परिवार था, एक लौकिक लोक परिवार था, और सब परिवारों को में उतनी ही निकटता से लोगों को अपनी बात कहना, सुनना, कहानियां सुनना, कहानियां चुनना, कहानियां लिखना और फिर कहानियों को सब में बांट देना। कहानियों के चावल पकाती थी और कहानियां ही उनके, कहानियों को सब लोगों में जो भी प्रेम से मिले उन्हीं से बांटना उनका स्वभाव बन गया था। कहानियों के बिना, साहित्य सृजन के बिना उनका जीवन, रोज का जीवन उसका एक पार्ट था। जो भी अभी कोरोना पे, जैसे प्रभात जी ने कहा, वो एक उपन्यास लिख रही थी कोरोना पे, क्योंकि लोग जो प्रभावित थे उनके दुख से वो दुखी थी, खुद भी लोगों से नहीं मिल पा रही थी, इसका उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि बहुत रोज लोगों से मिलने वाली थी। तो उन्होंने कहानी कोरोना पे उपन्यास लिखना शुरू किया, और एक हफ्ते पहले, दिवाली से 10 दिन पहले, मेरी बेटी और मेरी पत्नी से उन्होंने कहा कि मैं क्या इसका अंत कैसे करूं उपन्यास का। तो फिर वो दोनों तो जवाब नहीं दे पाए। उसके 3 दिन बाद उन्होंने खुद ही टहलते टहलते बताया कि मैंने जवाब ढूंढ लिया है,
और मैं इस कोरोना उपन्यास का अंत दिवाली के दिन ही करूंगी। और उस पे मैं लिख रही हूँ कि दिवाली के दूसरे दिन सुबह बच्चे जब दिए उठा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दिए में कोरोना जल के मर गया है। ये क्या साहित्य था और क्या उनकी अपनी पर्सनल जीवन का एक चीज उन्होंने उसमें जोड़ के कोरोना का ऐसा उपन्यास किया। जिस दिवाली की सुबह वो भी नहीं थी और उनकी उपन्यास में वो कोरोना कहीं जो लोगों को तंग कर रहा था, वो कोरोना जो उनके आत्मीय लोगों को, पूरे भारत देश को तबाह कर रहा था और परेशान कर रहा था, उससे वो प्रभावित थी और वो चाहती थी कि उनके बच्चों और जो पूरा भारत परिवार है उसका कष्ट कम हो, विश्व ही परिवार है उसका भी कष्ट कम हो। तो अपनी लास्ट उपन्यास में और लास्ट में उन्होंने यही लिखा कि कोरोना उस दिवाली के दिए में जल गया। जो पहला उन्होंने पहली शुरू की उनकी कुछ उपन्यासों में, शुरू की 2 उपन्यासों में जो पहला उपन्यास था वो था एक दिए की दिवाली। तो शुरुआत दिवाली से और अंत भी दिवाली से, तो उन्होंने वो उत्सव प्रिय थी। और क्योंकि भारत, इस देश में भारत ही ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक संपदाओं से, मानवीय हित के प्राकृतिक संपदाओं से सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ खेती, माइनिंग या जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मानव के जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, वो प्रचुरता में उपलब्ध हैं। और यही इस भारत देश को उत्सवी बनाता है, धन्यवाद करता है उस प्रभु का, नेचर का। वैदिक काल से ही हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि जिसने इस पूरे विश्व में सबसे अच्छी ऐसी जमीन दी जहां नैसर्गिक संप्रभुता है। तो वो जमीन से जुड़ी थी और उस जमीन के स्वभाव की तरह ही वो भी उत्सव प्रिय थी, जो भगवान को धन्यवाद करने की शैली थी। और जहां भी राजनीति में वो राजनीति के लिए कम थी और अपनी कहानियां चुनने के लिए ज्यादा थी। पूरे देश में मिलते जुलते पार्टी में लोगों को जोड़ते जोड़ते वो खुद कहती थी कि मैं सबसे कहानियां चुरा लेती हूँ। मगर वो चुराई हुई कहानियां जब वो लिख के भेजती थी और छपती थी तो दूर देश केरल में भी, आसाम में भी, बंगाल में भी लोगों को लगता था कि वो उन्हीं की गांव की कहानी है। और गांव से जुड़े होने के कारण शुरू में उन्होंने सारी कहानियां गांव से चुनी। फिर बाद में जो पंच कन्याएं हैं सब पे उपन्यास लिखना शुरू किया उन्होंने। और महिलाएं, ग्राम जीवन और शहरों में विस्थापित होते लोगों के लिए उपन्यास उन्होंने लिखा, घरवास। तो पूरे समाज को जोड़ के और समाज से समाज जहां भी जो भी फसल उगा रहा है और समाज जैसे भी आगे बढ़ रहा है, जो भी फसल कट रही है समाज में, वो सब की कहानियां उनके उपन्यासों में थी। और वो सब आप ज्यादा जानते हैं, मगर मैं ये जानता हूँ कि उनके जाने के बाद जो मुझे फोन आए और कई लोग, वो संवेदनाएं और वो भाषाएं ऐसी थी कि शायद ही कोई अपनी माता या चाची या मामा के लिए, मामी के लिए कह रहा होता है। और लोग एक दो तो जो बहुत छोटे उम्र के थे वो मुझसे लड़ने लगे कि वो कहने लगे मेरी दादी थी, आप क्या समझते हैं, मेरी दादी थी, मुझे बताइए क्या हुआ। और इतना बड़ा परिवार होगा, मेरी माता जी ने इतना बड़ा परिवार खड़ा करके जोड़ के मेरे लिए चली गई, जिसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस सारे परिवार की संवेदनाओं को समेट सकूं, अपने पास रख सकूं, क्योंकि उन्होंने पिछले विगत 50 साल के
अपने राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक जीवन में जो जितनी संवेदनाओं का ताना बुना लोगों से, वो सब इतने मर्माहत हैं अपनी जगह पे। आज कोरोना काल नहीं होता तो ये भी, उनका मृत्यु भी एक महोत्सव होता। लोग आते और लोग मिलते और सारी चीजें अपनी आपस में शेयर करते। तो मैं तो बस यही आप लोगों को भरोसा देता हूं कि जो उन्होंने संबंधों की तिजोरी और जो संपदा खड़ी की है, उस पे जहां भी हो सकेगा मैं और मेरा परिवार उसके साथ जुड़ने की और उसको संभालने की कोशिश करेगा। प्रवीण आर्य जी, आपका धन्यवाद। मनोज जी, प्रभात जी और सभी साहित्य परिषद से जुड़े लोग, सबको मेरा धन्यवाद और नमन। बहुत बहुत आभार। आपने नवीन जी, आदरणीय दीदी के बारे में जितना आप सूक्ष्मता के साथ आपने हमें जानकारी दी, निश्चित तौर पे दीदी अखिल भारतीय साहित्य परिषद में जब भी होते थे, मुझे इतना ध्यान है कि जबलपुर में अधिवेशन था, उसमें आप महामहिम गोवा के राज्यपाल थे। आपने सब के प्रोटोकॉल को ध्वस्त करते हुए पूरे समय आप कार्यक्रम में रही, और कार्यक्रम के साथ साथ जो उनका उद्बोधन था, सबसे पहले उद्बोधन था, मैं अपने ऐसे जबलपुर में जो हाल अधिवेशन साहित्य परिषद के अधिवेशन में, ये ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका हो। और रात को जब कवि सम्मेलन हुआ, तो कवि सम्मेलन में जहां मंच पर संचालक और अध्यक्ष थे, तो हमने उनको निवेदन किया कि आप दीदी कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। नहीं, उनका सामने सुना। तो उन्होंने सामने तो पूरा कवि सम्मेलन सुना। 4 घंटे से अधिक का कवि सम्मेलन था, 78 से ऊपर के कवि थे। साथ ही साथ जब उनका क्रम आया कि आओ आप दीदी कृपया मंच पे आगे काव्य पाठ करेंगे, तो नहीं, जब सभी कवियों ने नीचे से काव्य पाठ किया है, तो मैं भी मंच के नीचे से ही जो स्थान है वहां से काव्य पाठ। उन्होंने कभी भी वरिष्ठता और कनिष्ठता का कभी विचार ही नहीं किया। ऐसे आदरणीय दीदी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण अनुभव हमारे जो संगठन मंत्री हैं श्रीधर पराडकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से उस पुण्य आत्मा के लिए, हमारी दीदी के लिए मैं जरूर चाहूंगा, आप भी चाहेंगे कि श्रीधर पराडकर जी अपने साहित्य परिषद की ओर से, केंद्र की ओर से अपनी श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करें। श्रीधर पराडकर जी। अपने में से जो बहुत आत्मीय हो उसका चला जाना बड़ा कष्टकारी होता है, और फिर उसके ऊपर कुछ बोलना ये तो और तकलीफदेह होता है। और इसलिए मैंने प्रवीण जी से कहा भी था कि भाई मेरे को बोलने के लिए ना कहो तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये कठिन कार्य आज करना पड़ रहा है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो तो रोता रहता है, लेकिन उसके परिवार के लोग, आप तो स्वजन लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशियां मनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन जाते समय में ऐसा काम कर चले कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति चला गया, इसकी तो अभी बहुत जरूरत थी। और हमारी मृदुला जी ऐसी ही थी, जब तक वो साथ थी
तो वो इतनी सहज और सरल थी, साहित्यकार के रूप में भी, कार्यकर्ता के रूप में भी, राजनेता के रूप में भी, राज्यपाल के रूप में भी, कि लगता ही नहीं था कि हम किसी बड़ी हस्ती के साथ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अभाव में प्रभाव मालूम पड़ता है। तो अब जब लोगों से बात होती है, लोग उनके बारे में अपने अनुभव बताते हैं, तब उन सब चीजों का स्मरण हो आता है। मेरे को याद है कि हम लोगों ने एक बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक प्रशिक्षण वर्ग हरिद्वार में रखा था। अब वैसे तो हम लोग पूरी चिंता कर लेते हैं तय करते समय कि कहीं कोई कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना आए, लेकिन पता नहीं कैसी भूल हो गई थी और हरतालिका तीज के दिन, उन 2-3 दिन के वर्ग में एक दिन हरतालिका तीज भी आ रही थी। तो महिला जो कार्यकर्ता थी उन्होंने फोन भी किया कि अरे आपने ये रख लिए और हरतालिका तो निर्जला उपवास रहता, बड़ा कठिन जाएगा। हमने कहा तय हो गया है, सबको सूचना हो गई है, आरक्षण हो चुके हैं, गलती हो गई है, अब देखिए क्या होता है। सवेरे में जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा और हरिद्वार की गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर निजामुद्दीन का जो सबसे आखिरी है उस पे गया, तो मृदुला जी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने कहा लो, ये तो उद्घाटन ही आज बहुत अच्छा हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वर्ग में महिलाएं नहीं आ पाएंगी, और सबसे पहले आपके ही दर्शन हो गए हैं दिल्ली में, तो अब लगता है कि बड़ा अच्छा होगा। और वाकई में ठीक भी हुआ। तो मैंने कहा आपको दिक्कत तो बहुत हुई होगी। बोले हाँ है तो सही, लेकिन एक ये भी है कि भाई हरतालिका तीज हरिद्वार में मिलेगी, बनेगी, वहां गंगा स्नान का लाभ भी मिलेगा, तो शिव जी की पूजा भी हो जाएगी। तो बोले ये तो हम लोगों के लिए अच्छा ही हो गया। तो अपनी कठिनाई को भी संगठन के हित में मोड़ लेना, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिलता है उनके प्रत्येक प्रसंग के ऊपर। भोपाल में हम लोग एक महिला साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं चाहता हूं कि 4-5 महिला प्रमुख कार्यकर्ता बैठकर उस सम्मेलन की योजना बनाए। उस समय महिला और समाज कल्याण बोर्ड जो था उसकी वो प्रमुख थी। उन्होंने कहा भाई इतने दिनों में तो मेरी मीटिंगें हैं और बड़ा कठिन होगा। तो मैंने कहा दिल्ली बुला लें सबको। बोले हाँ बुला लीजिए। उनका बैठक हमारे घर पे ही होगी। तो बैठक घर पर हुई, भोजन भी हुआ, सब कुछ, और सब कार्यक्रम तय हुआ। मुख्य अतिथि की बात हुई तो बोले ऐसा करते हैं कि हम, मैंने कहा मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो आएंगे नहीं। बोले आ जाएंगे, मेरे परिचय से मैं ले आऊंगी। हमने कहा भाई कांग्रेस सरकार है, वो भी कांग्रेसी है। बोले उसकी फिक्र मत करिए, वो आ जाएंगे। और वो अपने संबंधों का उपयोग करके उस कार्यक्रम में उनको लेकर के आई थी। तो एक कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ वो कर सकती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। भोपाल जबलपुर का जो अधिवेशन था उसमें जब वो आई तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की कि बोले इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम में आने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। बाद में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया, बताया कि भाई साहब इतनी अच्छी बात कही है उनको कि हम लोग तो मानते थे कि हम और अखिल भारतीय साहित्य परिषद, लेकिन आज दीदी ने इतनी अच्छी बात कह दी है कि साहित्य परिषद हमारा मायका है। तो अपनी सीधी सादी बातों से भी और व्यवहार के कारण वो लोग को इतना प्रभावित करती थी। हालांकि ये बड़ा कठिन काम था, क्योंकि जो राजनीति के क्षेत्र में काम करता है उसके साथ वो साहित्य का भी कार्य कर सके, साहित्यकार के रूप में बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है बिल्कुल अलग है। राजनीति में भीड़ भाड़ रहती है, साहित्य में अकेलापन लगता है साहित्य की रचना करने के लिए।
तो स्वभाव तो दोनों काम बिल्कुल अलग है। वो बहिर्मुखी कार्य है और ये अंतर्मुखी कार्य है। लेकिन इस तार की कसरत को भी मृदुला जी ने इतने अच्छे ढंग से निभाया। और दूसरी बात यह कि एक साथ करते हुए भी कभी किसी को किसी काम के आड़े नहीं आने दिया उन्होंने। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता जिसको हम कह सकते हैं। एक बार नारी विमर्श पर उनसे चर्चा चल रही थी, कुछ महिला साहित्यकार भी हमने बुलाई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई नारी विमर्श की बात तो होती है, ये स्वभाव मूलतः गलत चीज है, लेकिन इसकी काट हम लोगों को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और काट क्या हो सकती है, तो वो भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से करके बताया कि नारी की स्थिति क्या है, उसकी विद्रूपता का सारा वर्णन करने के स्थान पर आदर्श नारी चरित्र सबके सामने खड़ा करना। और इसलिए उन्होंने जैसे बताया कि ये सारे जो पंचकन्याएं हैं, इनको लेकर के आदर्श भारतीय नारी का रूप समाज के सामने रखा। पढ़ने में बहुत साहित्य आता है, लेकिन मंदोदरी के ऊपर अलग से कुछ लिखा गया ये देखने को नहीं मिलता। केकई के ऊपर तो बहुत मिलता है, लेकिन मृदुला जी ने भी उसके परितृप्त लंकेश्वरी करके उसके ऊपर भी लिख करके, और मंदोदरी के चरित्र की जो महानता थी, क्योंकि लोग बाग कई बार प्रश्न पूछते थे कि ये जो पंचकन्या, इनमें मंदोदरी का नाम क्यों आता है, उस सब का समाधान उन्होंने किया था। कई बार व्यक्ति जब से जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसके पैर जमीन से उठने चालू होते हैं। बहुत हम देखते हैं कि संघर्ष करते हुए व्यक्ति बड़ा होता है, फिर दिल्ली पहुंचता है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है, तो वो अपना गांव है, अपने परिचित हैं, आत्मीय हैं, और सामान्य मनुष्यता का जो व्यवहार है, इन सबको भी भूल जाता है। लेकिन मृदुला जी इसमें से एक भी चीज को भूले नहीं थे। उनका कोई भाषण ऐसा नहीं होता था जिसमें गांव की चर्चा ना हो, जिसमें कोई एक आध लोकगीत तो वो गाती ही थी उसके ऊपर। अध्ययन भी उनका बहुत गहरा था, विस्तृत था, और सहेज करके स्मृतियों को उसको लेना, ये भी उनकी बहुत बड़ी वो थी। और उसके कारण उनका जो साहित्य था वो लोगों को अपना लगता था। तो एक साथ दो चीजें कि अपने मन की भावनाओं को लेकर समाज के सामने उसको रखना, ये काम भी उन्होंने किया है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ रहने का, काम करने का। मेरा संबंध तो 2002 में साहित्य परिषद का काम आने के बाद उनसे हुआ था, लेकिन कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता था जब उनका फोन ना आए। यहाँ तक कि जब वो राज्यपाल थी उसके बाद भी उनका फोन आता ही था। श्रीधर जी क्या चल रहा है, कोई नई बात, कोई नई योजना, और सारी पूछताछ वो कर लेती थी। हालांकि जब वो राज्यपाल बनी तो उन्होंने फोन किया था कि भाई राज्यपाल बन गई हूँ, किसी न्यास में या किसी पद पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा नियम है। हालांकि ये लाभ का पद नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उपाध्यक्ष हूँ परिषद की, न्यास की, तो मैं उससे त्याग पत्र देना चाहती हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, मैं साहित्य परिषद नहीं छोड़ रही हूँ, केवल उपाध्यक्ष का पद का दायित्व छोड़ रही हूँ। और राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कभी भी हमको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह राज्यपाल हुई हैं, और यथावत पहले की भांति वो प्रत्येक कार्यक्रम में आती रही। तो ऐसा जब बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला जाता है तो ये हम कह तो देते हैं कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमने जो उनसे सीखा है
उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो उन्होंने जो हमको सिखाया उसको हम भूल गए, केवल ये कहकर कि कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है तो हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। तो जिन जिन का भी मृदुला जी से संबंध आया है, जिन जिन ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, उन सब का दायित्व बनता है कि उन्होंने जो सुरभि अपने इस जीवन काल में इस पृथ्वी पर बिखेरी है उसको द्विगुणित शतगुणित करने का प्रयास करें। तभी उनकी जो हमारे मन के अंदर स्मृति है वो सतत बनी भी रहेगी और जो हमने उनसे सीखा है वो हमारे उनके प्रति श्रद्धा सुमन होगी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद श्रीधर जी, आपके श्रद्धांजलि में दिए गए शब्द, संस्मरण, प्रेरक प्रसंग और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो मृदुला दीदी से हमने सीखा उसको हम समाज जीवन में उसका पालन करते हुए हम उसको मूर्त रूप से, सजीव रूप से हम समाज में बखेरें, उसकी सुगंध बिखराएं अपने कार्यों के द्वारा। बहुत बहुत आभार श्रीधर जी। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह हमारे इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के माननीय अध्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के आप चेयरमैन होते हैं। आप पूर्व में हिंदी एकेडमी के लंबे समय तक आप सचिव रहे। आपका मृदुला सिन्हा जी के साथ भाई बहन का संबंध आजकल का नहीं, कुछ वर्षों का नहीं, लंबा आपका साथ रहा है। आपने उनके साथ कई साहित्य के सोपान आपने पूरे किए हैं। आपने साहित्य क्षेत्र में मृदुला जी के साथ लंबे समय तक कार्य करते रहे हैं और आगे अभी कार्य करते रहेंगे। जो उनके द्वारा चालू किया हुआ संस्थान है, पत्रिका है पांचवा स्तंभ, पांचवा स्तंभ के आप संरक्षक मंडल से जुड़े हुए हैं। पांचवा स्तंभ के रूप में आपने जितना मृदुला जी के साथ काम किया है, मृदुला जी के साथ आपका एक पुनीत पवित्र भाई बहन का जो संबंध है, उसकी जो सुरभि या सुगंध है वो हम सबसे हमें परिचित है। मैं चाहूंगा डॉक्टर रामचरण गौड़ जी विस्तार से श्रद्धांजलि स्वरूप आदरणीय दीदी के प्रेरक प्रसंग, उनके अनमोल वचन, उनका व्यवहार, उनकी साहित्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टि क्या थी, समाज के प्रति, इन सब को आप वर्णित करें डॉक्टर रामचरण गौड़ जी। मेरा सभी को नमस्कार। मैं आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को दिल्ली के सभी साहित्यकार, लेखक, अखिल भारतीय साहित्य से जुड़े सभी कार्यकर्ता और साहित्यकारों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि प्रवीण आर्य जी ने कहा है, मृदुला सिन्हा जी यद्यपि मेरे से आयु में छोटी थी, लेकिन मैं प्रारंभ से उनसे बहन जी की तरह, बड़ी बहन की तरह संबोधित करता था और वो मुझे भाई ही मानती थी। एक बार मैं भैया दूज के समय कालका जी चला गया तो मैं बैठा हुआ था, वो एकदम अपनी जिससे तिलक किया जाता है थाली लेकर आई, मिठाई लेकर के आई, मेरे तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, फिर बोली लाओ दक्षिणा डालो इसमें तो मैंने उसमें कुछ पैसे डाले। तो उनका मेरे प्रति अगाध प्रेम था और मेरी संरक्षक थी।
हर विषय पर कभी भी, चाहे रात के 10 बज रहे हों, 10:30 बज रहे हों, हम लोग चर्चा कर लेते थे, वो पूछ लेती थी। क्योंकि सारे के सारे उन्होंने पौराणिक पात्रों पर जो हमारे आराध्य रहे हैं, उनके आधार पर सारा का सारा कार्य किया। चाहे सीता पुनबोली, चाहे मंदोदरी पर काम किया, एल्ला पर काम किया। तो कई बार हम लोग एक दूसरे से संवाद करते थे कि इसके संबंध में, मंदोदरी के संबंध में कहाँ कहाँ पर किस किस ग्रंथ के अंदर जिक्र हुआ है, चर्चा हुई है। क्योंकि मैंने पौराणिक आख्यानों पर काम किया है, तो लगभग सभी पुराणों को देखा, सभी प्राचीन ग्रंथों को देखा, तो हम एक दूसरे से चर्चा कर लेते थे। और उनकी जो दृष्टि थी, पूरी की पूरी भारतीय दृष्टि थी, राष्ट्रवादी दृष्टि थी, जो कि आज के समय में नहीं, पहले से लेकर अगले समय तक भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि हम लोगों की जो दृष्टि है, दृष्टि बदली है आधुनिकता के नाम पर। तो हम लोग चर्चा करते थे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य रही, वो अध्यक्ष रही थी, और मैं दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड का गवर्नमेंट नॉमिनी था। तो उनसे चर्चा होती थी। तो महिलाओं के संबंध में उनका विशेष रूप से ये कहना था कि जब तक महिलाओं को हम उनके उत्तरदायित्व को और उनके आदर्श को सामने नहीं लाएंगे, तब तक हमारे भारतीय समाज का कल्याण पूरा नहीं हो पाएगा। कल्याण से हम अधूरे रह जाएंगे। और उन्होंने इसी विषय को लेकर के ताल कटोरा गार्डन में एक भारत की जितनी भी महिला संस्थाएं थीं, उसका उन्होंने सम्मेलन किया। कम से कम 400 के लगभग, जहां तक मुझे स्मरण है, उसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि आए थे। पूरा का पूरा ताल कटोरा स्टेडियम भर गया था और वह 2 दिन तक सम्मेलन चला था। उसमें यही चर्चा हुई थी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, क्योंकि वो लोक साहित्य को वो बड़ी गंभीरता से समझती थी, लोक साहित्य की भी वह निष्णात थी और उनकी दृष्टि जाती थी छोटी छोटी बातों पर। अभी जब वो गोवा से वापस आ गई तो हम लोगों की आपस में चर्चा हुई कि आगे क्या करना है। तो मैंने कहा, बहन जी, अब आप मुक्त होके आ गई हैं, लेकिन अब आप अपने को मुक्त नहीं समझिए। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ। जब गोवा की राज्यपाल बन रही थी तो मैंने बधाई तो दी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आलिंगन से बधाई दे रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा, जो दिल्ली में बैठ करके हम लोग काम कर सकते थे, यदि दिल्ली में आपको कोई ऐसा प्रतिष्ठित पद दिया जाता कि आप दिल्ली रहती और हम भी जो आपने काम ले रखे हैं हाथ में, उसमें हम काम करते रहते, तो हमें आपका की मदद भी मिलती रहती और आप अपना कार्य भी करती रहती। तो बोले, नहीं, राज्यपाल का तो अब सभी लोग मुझे कह रहे हैं। तो मैंने कहा, वो एक अलग बात है, अच्छा पद है। और निश्चित रूप से जब वहां पर गई तब भी हमारी बात होती थी। तो एक बार मैंने उनसे ये चर्चा की कि बहन जी, आप गोवा में बैठी हैं, गोवा में मराठी के साथ साथ कोंकणी भाषा बोली जाती है।
और कोंकणी भाषा पर बहुत ही संस्कृत का प्रभाव है। मराठा पर तो है ही, मराठी में और हिंदी में जो संस्कृत में हमारी हिंदी है कोई अंतर नहीं है, केवल लिपि भेद है। तो मैंने कहा हमारे को, हम चाहते हैं कि गोवा में एक संस्कृत के ऊपर कार्यक्रम होना चाहिए। बोले बताओ क्या कार्यक्रम रखना चाहती हो? तो मैंने उनको कहा कि भारतीय भाषाओं का पर संस्कृत का प्रभाव, बोलो रख लो। और उन्होंने जो विद्युत वर्ग था, हमने भी फोन किए, उन्होंने भी सबको फोन किए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पूरे के पूरे भारतवर्ष में उस समय गया। एक संदेश, उस समय हमने एक प्रस्ताव वहां पारित किया, क्योंकि वो राज्यपाल होने के साथ साथ वहां का जो विश्वविद्यालय था उसकी वह चांसलर भी थी। कुलपति, जिसे आजकल तो कुलाधिपति कहते हैं, उसे कुलाधिपति थी। तो मैंने उनको कहा कि आप संस्कृत विभाग यहाँ पर स्थापित कराइए किसी भी तरह से। तो अभी माननीय श्रीधर जी ने, पराडकर जी ने अभी जबलपुर का हमारा जो सम्मेलन था उसकी चर्चा की, मैं भी गया हुआ था। तो जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और नीचे उतर करके आई तो उन्होंने मुझे देखा, तो किसी को भेजा कि रामशरण गौड़ को बुला के लाइए। तो मैं गया तो मेरे को कहने लगी कि वो संस्कृत विभाग मैंने स्थापित कर दिया है। मैंने कहा आपको इतनी बात याद रहती है कि मैंने कहा था? बोले हाँ याद रहती है। अब जहां तक देखिए मेरे साथ संबंधों का प्रश्न है, मैं 1966 से भारतीय साहित्य परिषद में जुड़ा। छोटा ही था मैं, छोटे मोटे लेख लिखता था, कविता लिखता था, छोटी मोटी पत्रिकाओं में, हिंदुस्तान में भी लेख छपते थे, लेकिन वो लेख क्रिटिकल लेख छपते थे, जैसा कि ये सरस्वती के मंदिर नहीं अखाड़े हैं, इस तरह का हिंदुस्तान में छपा समाज कल्याण पत्रिका निकलती थी, उसमें छपते रहते थे। तो सारे के सारे मेरे राष्ट्रवादी लेख होते थे। तो मैं भारतीय साहित्य परिषद में रमानाथ त्रिपाठी जी ने मुझे जोड़ा और हम लोगों ने उस समय हम कल्पना ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे जब रमानाथ त्रिपाठी अध्यक्ष बने भारतीय साहित्य परिषद का मुख्यालय जब दिल्ली में ही होता था, तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग का सचिव बनाया गया। वहां पर प्रगति नाम से संस्था चलती थी और उसके आए दिन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते रहते थे और वो वामपंथी लोगों की संस्था थी। तो हम लोगों ने विचार किया कि हमारे को भारतीय साहित्य परिषद का भी गठन करना चाहिए। ये सुझाव दिया विद्वानों ने मिलकर के और भारतीय साहित्य परिषद का गठन हुआ। इसके सन 1969 से मैं बहन जी के नजदीक आया, क्योंकि कोई विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना था और हमारी जो उस समय बैठकें थी वो दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में हुआ करती थी। उसमें वो आई और जिस सरलता और सहजता से बातचीत की, तो धीरे धीरे हमारा संबंध स्थापित होता गया भाई बहन के रूप में। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो किसी की अधिकारी नहीं थी। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो किसी की बहन थी, किसी की बुआ थी, किसी की माताजी भी थी, किसी की दादी भी थी। तो उनके सारे के सारे संबंध पारिवारिक थे। उनके जो है
औपचारिक संबंध नहीं थे, अनौपचारिक संबंध थे, जैसे परिवार में होते हैं। वो सबसे सरलता से और सहजता से, कभी भी उनके एक जो सबसे भी विशेषता मैंने देखी, उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता था। मैं किसी भी विषय को लेकर के उनसे बात करता था तो वो ये नहीं कहती थी ये काम हो नहीं सकता है, बोले ठीक है मैं बात करती हूँ, और बात करती भी थी। नहीं बात करती थी तो मैं 3 बार उनको फोन कर देता था कि आपने ये कहा नहीं अभी तक। तो कभी इस बात को लेकर के बार बार की टोका टाकी से भी कभी मैंने उनको क्रोधित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए नहीं देखा। बोले अच्छा मैं भूल गई, अभी करती हूँ। जब वो गोवा से लौट करके आई तो हम लोग 5वां स्तंभ की चिंता कर रहे थे कि 5वां स्तंभ का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं संस्कृति प्रकोष्ठ में जाता रहा, डीपी सिन्हा संयोजक थे, नवीन सिन्हा जी वहां पर सहायक संयोजक थे। कई कार्यक्रम हम मिलजुल करके हम लोगों ने किए। वहीं से साथी संस्था का जब मैं वहां पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जाता था, वो समाज कल्याण प्रकोष्ठ में थी। तभी से वह कोई ऐसी संस्था बनाने की रूपरेखा बना रही थी कि आगे की कड़ी को नवीन सिन्हा जी निश्चित रूप से जोड़ेंगे। हम 5-7 दिन के बाद बैठ करके योजना बनाएंगे कि कैसे भारतीय साहित्य परिषद और कैसे साहित्यिक जो 5वां स्तंभ हमारा निकलता है, कैसे साथी संस्था को सहयोग दिया जाए ताकि उनके कार्यों की थोड़ी बहुत पूर्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप हमारे इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के मुखिया हैं। ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, जो मृदुला दीदी ने कार्य प्रारंभ किया वो समाप्त नहीं होगा, निरंतर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती अखिल भारतीय साहित्य परिषद पूर्ण रूप से मृदुला दीदी के प्रारंभ किए हुए कार्य को चलायमान रखेगी। मैं आपको इस इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती और साहित्य परिषद की ओर से आपको मैं आश्वस्त करता हूं। इस बीच में आज की श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन नेट की समस्या के कारण मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्रा जी नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका मेरे पास संदेश आया है। मैं संदेश में उन्होंने जो बातें पूर्व में अन्य सभी वक्ताओं ने कही हैं, उनके भी बड़े मधुर संस्मरण प्रेरक प्रसंग संजो करके उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और अपना मन अपना यहाँ पर भेजा है। वो यही है कि आदरणीय दीदी को हमने जो इस इहलोक से खोया है उसका उनको पूरे साहित्य परिषद को बेहद दुख है। साथ ही मुझे ध्यान आता है अखिल भारतीय साहित्य परिषद की हमारी माँ थी, हमारे संरक्षिका थी। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के इस श्रद्धांजलि सभा में मैं बताना चाहता हूं कि दीदी का आशीर्वाद रहा, डॉक्टर साहब का, श्रीधर जी की प्रेरणा से, श्रीधर जी के प्रयास से मुझे 5 भिन्न भिन्न मंत्रालयों की समिति में कार्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से सूचना प्रसारण मंत्रालय में के अंतर्गत डायरेक्टेड फिल्म फेस्टिवल्स होता है, फेस्टिवल है, उसमें मुझे सदस्य रखा हुआ है। उसकी समिति होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा। उस नाते मैं निरंतर 5-6 साल से वहां पर गोवा जाता हूं। जब भी मैं गोवा गया
उनको पता होता था, क्योंकि वो माननीय महामहिम राज्यपाल हैं, कि प्रवीण भैया क्या नाम इसमें है, इफ्फी की कमेटी में है, वो जरूर आएंगे। और उनको पता सारा प्रोग्राम होता था। तुरंत जैसे मैं गोवा पहुंचता था तो तुरंत उनका फोन आता था, भैया वहां क्या कर रहे हो, कहाँ रुके हो, सीधा यहाँ पर आ जाओ, राजभवन में आ जाओ। पर वो सहज संभव इसलिए नहीं होता था क्योंकि मेरे साथ के साथी होते थे, दिन भर की व्यस्तता होती थी, और दीदी का आग्रह मैं टाल नहीं पाता था। मैं बेशक ठहरता तो मैं जो व्यवस्था सरकारी होती थी वहां पर रहते थे, लेकिन मैं डेली 3-4 दिन वहां रहता था। दोपहर के भोजन पे वो बुलाती थी और बड़े स्नेहपूर्वक वो भोजन कराती थी। 1-2 बार तो संगीता भाभी से भी वहां पर मिलना हुआ राजभवन में, और वो उनका प्रिय मतलब एक डिश बना के अपने हाथ से तैयार करके देती थी टेबल पे बैठे बैठे। वो होता था दही और शहद और गुड़ की डली। कहते गुड़ की डली खाओ, फिर शहद मिली, दही खाओ। वो अपने हाथ से बना के देती थी। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैंने आज तक ऐसे अनेक व्यक्तित्व देखे हैं, जब सत्ता के नजदीक होते हैं तो उनका व्यवहार कुछ और होता है, जब सत्ता से अलग होते हैं तब उनका व्यवहार कुछ और होता है। लेकिन मैं सुनिश्चित रूप से मेरा मत है कि आदरणीय दीदी अद्वितीय थी। कहीं भी पद और मान उनके क्या नाम कहीं तक अंतस तक नहीं, बाहर कहीं तक नहीं छुआ, और उन्होंने अपने संबंधों को जीना सिखाया। कि वाकई में उन्होंने सिखाया कि व्यवहार क्या होता है, संबंध क्या होता है, आत्मीयता क्या होती है। आत्मीयता को जो आत्मसात किए हुए थी हमारी मृदुला दीदी, उनकी पुण्य स्मृति को साकार रूप हम कर सकें, इसके लिए मैं सभी की ओर से, साहित्य परिषद की ओर से आश्वस्त करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वैसे तो ये परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे कोषाध्यक्ष शांति प्रकाश श्याल जी से मैं कहूंगा, सभी लोगों ने अपने अति व्यस्त समय में हमारे इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़े। इस समय साधना टीवी पर हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है पेज पर। इसके बाद मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, आज रात को ही संभव है 9 बजे के आसपास हम साधना टीवी और साधना गोल्ड के वेब पोर्टल पे एक साथ इसको टेलीकास्ट भी करेंगे, और 1-2 दिन उपयुक्त समय देख करके दिन में या रात में जैसे आप लोग कहेंगे, ईश्वर टीवी पर भी इसका टेलीकास्ट होगा। मैं श्री शांति प्रकाश श्याल जी से आग्रह करूंगा कि वह सभी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए हमारे सभी साहित्य परिषद, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के पदाधिकारियों का, सभी दर्शकों के रूप में जुड़े अपने साहित्य प्रेमियों का, दीदी से रिलेटेड जितने भी हैं सभी का आप आभार व्यक्त करें। उससे पहले मैं नवीन जी का भी, मैं स्वयं साहित्य परिषद की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि नवीन जी तथा सभी लोग हमारे इस श्रद्धांजलि सभा में मनोयोग से बिल्कुल संपूर्ण समय उपस्थित रहे। मैं आदर के साथ शांति प्रकाश श्याल जी। नमस्कार। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी स्वयं एक महान व्यक्तित्व थी, दुनिया भर की संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वे स्वयं एक संस्था थी जो अन्य संस्थाएं खुद उनके साथ जुड़ने को उत्साहित रहती थी और गौरवान्वित महसूस करती थी। वे साहित्य के साथ साथ समाज सेवी भी थी। भारत सरकार के कई संवैधानिक पदों पर रहकर देश सेवा में संलग्न रही हैं। आज उनको इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली संबंध अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। सर्वप्रथम अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संगठन मंत्री श्रीधर परारकर जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर
सभा में उपस्थित होकर महान व्यक्तित्व मृदुला सिन्हा जी के साथ बिताए स्मृतियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र गौड़ जी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए बहन मृदुला जी के योगदान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर गौड़ जी का साहित्य भारती की ओर से धन्यवाद करते हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्री प्रवीण आर्य जी ने श्रद्धांजलि देते हुए दीदी मृदुला जी के साहित्य और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। प्रवीण जी सदा ही ऐसे कार्यक्रम करने में तत्पर रहते हैं। साहित्य भारती की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली के महामंत्री श्री मनोज शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जय सभा को आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। नवीन सिन्हा जी ने अपनी माता जी के साहित्य पर प्रकाश डाला। अंत में उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, दर्शकों के रूप में इससे हमारे से जुड़े रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। अंत में इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती की ओर से ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति व अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकग्रस्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। निर्णायक समूह में सभी जितना अपना सोशल मीडिया का है उसमें मैं तुरंत प्रसारित कर दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो सके, जिन्होंने जो अभी शामिल नहीं हो सके। सभी नमस्कार।